गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपन जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके अंदर अपन पोटेंशियोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं। पोटेंशियोमीटर में दो एक्सपेरिमेंट्स थे। एक था टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल्स, उसी की सहायता से अपन अननोन सेल का वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, वो न्यूमेरिकल भी मैंने कर दिया। और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालने के लिए उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना रहता। अब उसके जो है कंसेप्ट बेसिक न्यूमेरिकल्स और जो है वो थ्योरी कंप्लीट हो गई है। इस हिसाब से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पूरा हो गया, क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पढ़ना चार ही चीज़ें था: मीटर ब्रिज, वोल्ट मीटर, अमीटर और उसके बाद लास्ट जो है वो ये पढ़ाया मैंने पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब उसके अंदर जो बचता है गैल्वेनोमीटर, जिसको डिटेल में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ेंगे। पोस्ट ऑफिस बॉक्स तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ जेई एडवांस में है। उसके बाद जो है वो लास्ट में जो एक आता है चैप्टर, उसमें मल्टीमीटर भी पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट आप टॉपिक स्टार्ट करना है। उसके बाद आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह पोर्शन पूरा का पूरा है, वो एक दो लेक्चर्स उसमें लगेंगे। और उसके बाद फिर आएगा आरसी सर्किट्स। ठीक है, और फिर हम पूरा का पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करके फिर एक आध शीट सॉल्व कर लेंगे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस की। तो आज जो है हमको स्टार्ट करना हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, तो उसका एक लेक्चर जो है वो मैंने पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है, वो लेक्चर में दिखा रहा हूँ तुमको। उसका नाम है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर से आगे बढ़ते हैं। बहुत सर्दी है भाई, इसलिए मैंने अपने रूम में हीटर लगा रखा है। ये हीटर में आगे तो आपको एक दिख रहा होगा फैन है, और उसके पीछे कॉइल है। ये यहाँ पे कॉइल है, ये स्प्रिंग जैसे दिख रही है इसके अंदर। तो जैसे ही हम इसको प्लग में लगाते हैं वैसे ही क्या होता है कि ये पूरा लाल हो जाता है और इसमें से हीट आने लग जाती है। तो इसको बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आज का जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हेडिंग डाल लीजिए, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये एक हीटर कॉइल है। इस हीटर कॉइल में हमने क्या कर रखा है? एक बैटरी लगा रखी है, और ये बैटरी का वोल्टेज मान ले कि V वोल्ट है। जैसे मैं घर पे लगाता हूं तो 220 वोल्ट पे एसी करंट है, लेकिन यहां मैंने डीसी लगा रखा, डायरेक्ट करंट। अब क्या हुआ, यहां से करंट चला। करंट हमेशा कहां से चलता है? प्लस टर्मिनल से माइनस की तरफ। तो प्लस टर्मिनल से करंट यहां चला, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि उसको रेजिस्टेंस मिल गया। ये रेजिस्टेंस है, जो कॉइल दिखाई थी वो रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस जब मिलेगा तो इसने जो काइनेटिक एनर्जी गेन करी, किसने? इलेक्ट्रॉन्स ने। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ऐसे में, उसने जो काइनेटिक एनर्जी गेन करी, वो काइनेटिक एनर्जी काय में बदल जाएगी? हीट एनर्जी में। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पे हमको ये हॉट हो जाएगा। ये जो रेजिस्टेंस है क्या हो जाएगा? ये हॉट हो जाएगा। अब अपन इसको कैसे बताएंगे? तो हम ऐसा बोलेंगे कि बैटरी यहां से इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाने में, या बोल दें कि करंट को इधर ले जाने में, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को जब इधर से इधर ले जाती है तो कुछ वर्क करती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये समझ में आया? वर्क डन इक्वल टू क्या? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पे देखें, इस बैटरी का वोल्टेज V है, यहां से चार्ज मान लो कि Q गया। ठीक है, Q चार्ज यानी Q इलेक्ट्रॉन्स, Q इक्वल टू एनी इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर घूमने की तरफ गए। अब हमने क्या बोला? W इज इक्वल टू QV, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। लेकिन हमें पता है कि जो करंट होता है वो क्या होता है? वो होता है चार्ज अपॉन टाइम। इसलिए चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी। ये समझ में आया? चार्ज को क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी। अब हमने क्या किया कि ये चार्ज की वैल्यू उठा के यहां रख दी, यहां रख दी। तो इससे क्या मिला हमको? W इज इक्वल टू I इंटू टी इंटू V। यहां तक समझ में आई बात? इतना वर्क किसने किया? इट इज द वर्क डन बाय द बैटरी। बैटरी ने इतना वर्क किया, और वो जो बैटरी ने वर्क किया वो बन गई इसकी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के बाद वो क्या बन गई? हीट एनर्जी। इसका मतलब यही हीट एनर्जी के रूप में हमको वहां पे मिलेगा। तो हीट एनर्जी जो मिली उसके लिए हमें ऐसा पता है कि ओम्स लॉ ऐसा बोलता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता। ठीक है, ये कहां से पता पड़ा हमको? ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ का जो V इक्वल टू आई आर है उसको उठा के हमने यहां रख दिया। तो जो वर्क हुआ उसी को क्या बोल दिया? इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो हीट इज इक्वल टू I इंटू टी इंटू V की जगह क्या लिखा? I इंटू आर। ठीक है, तो इससे हीट कितनी मिली? I इंटू आई इज आई स्क्वायर R इंटू टी। इतनी हीट डेवलप हो जाएगी उस हीटर में,
और इसको नापते काय में जूल्स। ठीक है, इतनी हीट जूल्स में डेवलप हो जाएगी। इसीलिए इस लॉ का नाम जो है वो दिया गया है जूल्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर तुम इसमें करंट भेजोगे I और रेजिस्टेंस हीटर का है R, तो इसमें हीट कितनी डेवलप होगी, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT। इतनी हीट इसके अंदर डेवलप होगी जूल्स में। और यदि तुम्हें इसे कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT के डिवाइडेड में 4.18 या 4.2 डाल देंगे तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगी कैलोरीज में। ठीक है, तो हम इसको कैलोरीज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो SI यूनिट में कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड यूनिट्स में। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स, इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं वो क्या है, जूल्स की। ठीक है, अब एक बार फिर से, सबसे पहले यहां से यहां तक चार्ज भेजने में बैटरी ने वर्क किया, तो ये क्या लिखा है, इट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी। बैटरी ने कितना काम किया, W इज इक्वल टू QV, किसके लिए, चार्ज को भेजने के लिए। लेकिन हमें ऐसा पता है कि करंट की वैल्यू क्या होती है, तो करंट इज ऑलवेज चार्ज अपॉन टाइम, जिससे हमने चार्ज की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में रख दी, जिससे हमको पता पड़ा कि बैटरी ने वर्क किया I इंटू टी इंटू वी। अब हमें ऐसा पता है ओम्स लॉ की V इक्वल टू आई आर है, इसमें से उठा के हमने वैल्यू यहां रख दी और यहां क्या बोल दिया कि दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट, दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। अब ये यदि हीट में कन्वर्ट हो गया तो हीट कितनी आ गई, आई टी इंटू आई आर, आई इंटू आई स्क्वायर आर टी, और इसको क्या बोलते हैं हम, जूल्स लॉ। और ये मेजर काय में किया जाता है, हीट जूल्स में। कैलोरी में मेजर करनी है तो क्या करेंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नोट कर लें इसको। हाँ, तो अपन ने क्या देखा कि जब हमने हीटर में V वोल्ट का वोल्टेज भेजा, इसके दोनों टर्मिनल्स V वोल्ट से कनेक्ट कर दिए, तो इसमें से I करंट बहने लगा। अब जब I करंट बहने लगा तो हीटर थोड़ी देर में गर्म हो गया। अब गर्म हो गया तो कितनी हीट डेवलप हुई, तो ये हमें किसने बताया, जूल ने बताया। जूल ने क्या बोला कि जो हीट डेवलप होगी वो कितनी होगी भाई, आई स्क्वायर आर टी। ऐसा किसने बोला, जूल्स ने बताया। और इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट भी जूल्स। अब अगर हम ओम्स लॉ देखें तो ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर। ठीक है, अगर हम इसमें से I की वैल्यू निकाल लें तो I की वैल्यू क्या होगी, V बार होगी, I की वैल्यू V बार। इस I की वैल्यू को उठा के इसमें रखना, तो इसमें रख देने से मिलेगा H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू टी, जिससे R से R कैंसिल हो गया। ठीक है, अब R से R कैंसिल हो गया तो H बराबर कितना हो गया, V स्क्वायर बाय आर टी। तो इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं उसकी जगह। तो ये भी क्या है, जूल्स लॉ ही है, इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये पहला फॉर्मूला था, अब कौन सा नंबर का आया, दूसरे नंबर का आ गया। अब हमने क्या किया कि ये जो फॉर्मूला इसमें V इज इक्वल टू आई आर हमको पता। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसके अंदर अभी हमने I की वैल्यू रखी थी, अब की बार हम R की वैल्यू रख रहे हैं। तो R बराबर क्या है, V अपॉन आई। ठीक है, R बराबर क्या है, V अपॉन आई। अब तुम चाहो तो इसमें रखना हो तो इसमें रख दो, उसमें रखना हो तो उस पर रख दो। तो इस वाले में रख देते हैं, पुट इन 1 में रख दी। 1 में रख दी तो क्या मिला, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर। R की जगह तुमने क्या लिखा, V बाय और इधर T, तो V बाय एक I से I कैंसिल हो गया। तो इससे तुम्हें मिला H इज इक्वल टू VIT, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, H इक्वल टू क्या, VIT, ये भी जूल्स में आएगा। तो ये इसका तीसरा फॉर्मूला आ गया। अब तुम चाहो कि हीट निकालना है तो तुम आई स्क्वायर आर टी भी लगा सकते हो किसी कंडीशन में, कभी तुम V स्क्वायर बाय आर टी भी लगा सकते हो, H इक्वल टू VIT भी लगा सकते हो। तो ये तीन फॉर्मूले तुम्हें हीट दे रहे हैं काय में, जूल्स में। अब एक बार थोड़ा ध्यान से देख लें फॉर्मूले को। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हाँ, देख लिया। अब ये बताओ कि अगर हमने
रेजिस्टेंस बढ़ाया, क्वेश्चन ये है कि इफ रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, यदि हमने रेजिस्टेंस बढ़ाया, देन पहला ऑप्शन है हीट विल इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन है हीट विल डिक्रीज, तीसरा ऑप्शन है हीट डज नॉट चेंज, मीन्स नो चेंज। ठीक, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज देन डिक्रीज एंड नो चेंज। तीन ही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज कर देते हैं। यदि तुमने रेजिस्टेंस बढ़ाया, रेजिस्टेंस मतलब ये जो हीटर कॉइल है इसका रेजिस्टेंस बढ़ाया, तो क्या होगा। अब यहां पे एक बार पहले फॉर्मूले से देखें, तो फॉर्मूले में तो ये बोल रहा है कि यदि रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, तो ये आमने सामने आ रहे हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यदि रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है। ये बोलता है कि रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो हीट घटेगी, और ये फॉर्मूले में तो रेजिस्टेंस आता ही नहीं है, जो ये बताता है कि रेजिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है, हीट तो जो है वही रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, इसका मतलब कांस्टेंट रहेगी। अब तीन फॉर्मूले और तीनों के लॉजिक सेट हो रहे हैं, तो अब सही आंसर क्या है इसका, सोचे सोचे, 2 मिनट सोचें, फिर मैं बता देता हूं। चलिए अब मैं बताता हूं इसके अंदर। सबसे पहली चीज, ये जो फॉर्मूले हैं ये तीनों अलग अलग परिस्थितियों में लगेंगे। ये फॉर्मूला तुम्हें कब लगाना है, जब करंट कांस्टेंट हो। ठीक है, कब लगाना है, जब करंट कांस्टेंट हो। तो ये कांस्टेंट करंट पे ही लगते हैं, इसका मतलब सीरीज में लगे हों, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता। ठीक है, या फिर कोई भी चीज जिसमें करंट कांस्टेंट दिया हुआ है, फिक्स कर दिया कि करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तभी रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनेट होगा एच के। ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, जब वोल्टेज कांस्टेंट हो, वोल्टेज कांस्टेंट। ठीक, और ये नीचे वाला जो लास्ट फॉर्मूला है ये तब लगाना है जब हीट डेवलप्ड इन द बैटरी पूछा हो, हीट इन बैटरी पूछा हो, या इसको मत लगाना, ऊपर वाले दोनों ही ठीक है। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है, करंट कांस्टेंट हो, दूसरा क्या बोलता है, वोल्टेज कांस्टेंट हो। अब यहां पे देखें, इस सर्किट में वोल्टेज अगर तुमने फिक्स कर दिया 220 वोल्ट्स या कुछ भी, और फिर तुमने इस रेजिस्टेंस को और बढ़ा दिया, तो हम बोलेंगे कि वोल्टेज का सोर्स तो फिक्स है, यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यदि तुम रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो अब क्या होगा, हीट कम हो जाएगी। ठीक है, अब रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या हो जाएगा, हीट कम हो जाएगी। तो इन जनरल यदि उसने कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब वोल्टेज का सोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि घर में 220 वोल्ट पे वोल्टेज आता है तो वो तो फिक्स ही है, उसको तो चेंज कर नहीं सकते। इसका मतलब नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट अपन ये वाला यूज करेंगे। तो अब अगर इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, तो इंक्रीज होगा क्या, तो हम बोलेंगे कि इस केस में ऐसा मान के चल रहा है कि वोल्टेज कांस्टेंट है। तो यदि वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो उस केस में हमने बाय डिफॉल्ट क्या मान लिया कि रेजिस्टेंस यदि बढ़ा तो वोल्टेज की हीट का क्या हुआ, हीट कम हो गई, तो ये हीट कम हो जाएगी। ये इसका आंसर है। इस केस में हमने मान लिया वोल्टेज कांस्टेंट है। लेकिन यही क्वेश्चन में यदि वो बोलता है कि करंट इज कांस्टेंट, तो हम क्या बोलते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से हीट बढ़ेगी अगर करंट कांस्टेंट है तो। ठीक है, और बैटरी के केस में अगर निकालना हो तो इससे हम हीट निकाल लेंगे उसकी। ठीक है, तो ये इसमें नोट कर लें कौन सा फॉर्मूला कब कहां लगाना। उसके बाद दूसरा जो शब्द आता है वो है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो तुमने कोई भी देखा होगा कि बल्ब रहता है, उसके ऊपर लिखा रहता है 100 वॉट का बल्ब है। ठीक है, तो वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक, इलेक्ट्रिक पावर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट मतलब कितनी तेजी से वर्क हो रहा है, इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पावर का फॉर्मूला बनेगा वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इट इज वर्क डन अपॉन व्हाट, टाइम टेकन। वर्क किसने किया था, तो वर्क वॉज डन बाय द बैटरी टू सप्लाई द चार्ज। तो उसने पूछा है कि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, लेकिन हमको ये पता है कि जो वर्क है
यही तो हीट में डेवलप हो गया। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट इज द हीट डेवलप्ड पर यूनिट टाइम, कितनी हीट डेवलप हो रही है कितने समय में। तो हीट डेवलप्ड पर यूनिट टाइम को भी अपन पावर लिख सकते हैं, और पावर को मेजर करते हैं काय में, वॉट्स। ठीक है, तो कोई सा भी हीटर है उसके ऊपर लिखा रहता है कि वो कितने वॉट का है। ठीक है, जैसे मान लो कि यही वाला हीटर देखें, तो ये वाला जो हीटर है ये 2000 वॉट का। अब इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो बॉक्स पे लिखा है, इसमें नहीं लिखा, तो इसके ऊपर लिखा है 2000 वॉट्स बॉक्स के ऊपर। तो 2000 वॉट्स का जो हीटर है उसका मतलब वो 2000 जूल हीट पर सेकेंड डेवलप कर लेता है। ठीक है, क्योंकि हीट को मेजर करते हैं काय में, जूल्स में, और टाइम को मेजर करते हैं काय में, सेकेंड्स में। और अगर हमने बोला कि हीटर हमारा कितने जूल्स वॉट का है, 2000 वॉट्स का है, इसका मतलब ये 2000 जूल्स की हीट हर सेकेंड प्रोड्यूस कर देता है। इसका मतलब क्या, 2000 जूल्स की हीट हर सेकेंड बाहर फेंक देता। तो अगर उसने पूछा है कि पावर के फॉर्मूले क्या होंगे, तो पावर के नए फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं, हम पावर के फॉर्मूले पुराने से ही बना देंगे। हीट के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। पहला हीट का फॉर्मूला क्या था, तो हीट का जो फॉर्मूला था वो था H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो पावर के फॉर्मूले में ये जो हीट H आई है इसकी जगह आई स्क्वायर आर टी लिख देंगे, नीचे टी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी और अपॉन में टी, टी से टी कैंसिल हो गया, तो पावर का पहला फॉर्मूला क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। ठीक, ये पावर है वॉट में आई। दूसरे नंबर का दूसरा फॉर्मूला, यहाँ पे अपन ने लिखा था वी स्क्वायर बार हीट डेवलप्ड, ठीक है, इनटू टी, और एक नीचे जो टी इसका टी है, ये टी जब डालेंगे तो ये टी से टी कैंसिल कर देगा, तो इससे हमको दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बार। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो तीसरे नंबर में पावर इक्वल टू हमने वीआईटी बनाया था, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये हीट थी और अपॉन में टाइम डाल दोगे तो टी से टी कैंसिल, तो पावर क्या होता है, वी इंटू आई, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट को कैसे बोलते हैं, वी आई पी फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इट इज वी आई इक्वल टू पी। ठीक है, ऐसे याद कर लो इसको, वी आई इक्वल टू पी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो वोल्टेज इंटू करंट विल गिव द पावर। ठीक, तो 3 फॉर्मूले बन गए। कब कौन सा लगाना है, फिर नियम वही है, यदि सीरीज है या फिर करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है या फिर सीरीज है, तो तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है। यदि पैरेलल है, 2 ऑब्जेक्ट्स पैरेलल में है, या फिर वोल्टेज कांस्टेंट है, तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो ये लगा देना, और बैटरी के केस में हम V इंटू आई लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 3 फॉर्मूले पावर के हो गए और 3 फॉर्मूले हीट के बन गए। ठीक है, नोट कर लें इसको फटाफट। अब इसके आगे देखें, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं। हीट का फॉर्मूला था H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जूल्स में टाइम से डिवाइड कर दिया तो पावर आ गया आई स्क्वायर आर। दूसरा फॉर्मूला जो हीट का था वो था H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, ये काय में आता है जूल्स में, और अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं तो बन जाता पावर विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, काय में वॉट में। उसके बाद तीसरा नंबर का जो फॉर्मूला है वो है H इज इक्वल टू वी आई टी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काय में जूल्स में, और अगर हम इसको टाइम से डिवाइड कर दें तो पावर इज इक्वल टू वी आई, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज इन वॉट्स। ये 6 फॉर्मूले हैं इसके अंदर। ठीक है, 3 हीट के हैं और 3 पावर के हो गए, बस इतने ही फॉर्मूले हैं। अब उसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लें कि उसने क्वेश्चन ऐसा दिया है कि सपोज देर इज ए रजिस्टर, ठीक है, देर इज ए रजिस्टर ऑफ suppose 20 ohms and connected to 100 volts. Find heat developed in 20 seconds. 20 सेकेंड में उसमें कितनी हीट डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है
एक रजिस्टर है, कितने ओम्स का है, 20 ओम्स का। उसको कनेक्ट कैसे कर दिया, 100 वोल्ट के बैटरी से। ये 100 वोल्ट की बैटरी, यहाँ से करंट जाने लगा। अब वो ये बोल रहा है कि 20 सेकंड में कितनी हीट डेवलप जाएगी। इसमें क्या कांस्टेंट है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो इसके अंदर वोल्टेज कांस्टेंट है। वोल्टेज यदि कांस्टेंट होता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये वोल्टेज कांस्टेंट में लगाना है, ये वाला करंट कांस्टेंट में लगाना है, ये वाला सीरीज में लगाना है, ये वाला पैरेलल में लगाना है। ठीक, तो ये वाला जो है इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है, इसलिए हीट डेवलप का ये फॉर्मूला यूज में लाएंगे। तो H इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर टी लगा दो फॉर्मूला। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो हीट डेवलप इक्वल टू वोल्टेज, वोल्टेज 100 लेकिन उसका स्क्वायर है इसलिए 2 बार, इंटू टाइम, कितने समय में हीट डेवलप करानी है, तो 20 सेकेंड्स में। तो यहाँ पे लिख दिया 20 सेकेंड्स, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितने ओम्स का है, वो भी 20 का है, 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो 10000 यूनिट्स क्या आएगी इसकी, जूल्स। इतनी हीट डेवलप हो जाएगी, दैट इज 10,000 जूल्स। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि 10,000 जूल डेवलप हो गई तो हमको कुछ फीलिंग नहीं आ रही, पता ही नहीं पड़ रहा गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी, सर्दी होगी कि कमरा गर्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसका कुछ प्रैक्टिकल यूज करते हैं। तो प्रैक्टिकल यूज करते हैं तो हम इतनी हीट से पता करते हैं कि पानी उबलेगा कि नहीं उबलेगा। ठीक है, अब पानी उबलता है कि नहीं उबलता, तो इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए हमने इसी का सेकंड पार्ट ले लिया, बी पार्ट। ठीक है, इफ 1 kg ऑफ water is at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 kg वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20, इतना पानी ले लिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसमें ये हीटर डाल दिया, हीटिंग कॉइल उस पानी में डाल दी। देन फाइंड द न्यू टेम्परेचर, फाइंड द न्यू टेम्परेचर बाय दिस हीट। इस हीट से नया टेम्परेचर क्या आ जाएगा। अब मान लो कि ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 80-90 हो गया तो पता पड़ेगा कि हाँ कुछ ज़्यादा सी हीट है, और 20 से 21-22 ही हो गया, मतलब 10,000 जूल छोटी सी हीट होती है, तो थोड़ी सी फीलिंग आएगी उससे कि हीट कितनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करें कि हीट वाले चैप्टर के क्वेश्चन चला गया, तो उसके लिए तुमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला ऐसा है कि हीट इक्वल टू एम एस थीटा, कुछ एम सी थीटा भी बोलते हैं इसको, एम एस थीटा। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब वाटर बॉईल करना है या फिर टेम्परेचर रेस करना हो। तो टेम्परेचर राइज के केस में हीट का H इक्वल टू एम एस थीटा फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूला क्या काम आता है, तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है उसके लिए काम में आता है। ठीक है, अब इसमें कौन सी चीज क्या है, तो m इज द मास ऑफ द वाटर, मास ऑफ वाटर, यहां पे वाटर अदरवाइज सब्सटेंस, और S इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो याद रखनी पड़ेगी। स्पेसिफिक हीट होती है 1000 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये पानी की याद रखनी है, 1000 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब 1 किलो पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए 1000 कैलोरीज रिक्वायर्ड। लेकिन यहां पे ये जो आंसर आ रहा अपना, ये सब जूल्स में आ रहा, और ये जो हीट दे रखी है ये कैलोरी में दे रखी है। अब मैंने तुमको ये बताया था कि इसको यदि तुम 4.2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कैलोरी में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम जो हीट बना रहे थे वो 10,000 जूल्स आई थी, लेकिन अगर मैं उसको 4.2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगी हीट काय में, कैलोरीज में। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, 10,000 डिवाइडेड बाय 4.2 कर दिया, तो ये हमको मिल गया कैलोरीज में हीट। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन कैलोरीज में। तो इतनी हीट इस हीटर ने डेवलप करी और इसको अपन ने लगा दिया पानी में। कितने किलो पानी में, 1 किलो पानी में। और वो जो 1 किलो पानी था उसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें बताना है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हो जाएगा। तो यहां पे जो थीटा है, ये थीटा जो है इट इज चेंज इन टेम्परेचर।
चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना चेंज होगा, तो मान लो कि टेम्परेचर शुरुआत में था θ1, अब बढ़ के हो गया θ2, तो चेंज हो जाएगा θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1, इतने का चेंज आ जाएगा। इसका मतलब 20 डिग्री से 80 हो गया, तो चेंज विल बी ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का चेंज आएगी। अब यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड कितनी है, तो 1 किलो पानी को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ तक पहुँचा पाएगी हमारी हीट, ये पता करना है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू एम एस थीटा। तो जो हीट मिली वो थी 10,000 डिवाइडेड बाय कितनी, 4.2, विच इज इक्वल टू मास ऑफ द वाटर। हमने 1 किलो पानी लिया था, 1 इंटू स्पेसिफिक हीट इन कैलोरीज, तो दैट इज 1000 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर को अभी मैं डेल्टा थीटा लिख रहा हूं या सिर्फ थीटा लिख रहा हूं, ये थीटा, दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। अब क्या हुआ, ये 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, ठीक है। अब 3 0 के बाद थीटा की वैल्यू आई, थीटा इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4.2, मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय 4.2 इज 50 डिवाइडेड बाय 21, 2 से कैंसिल आउट कर दिया मैंने। अब इसको अगर अपन डिवाइड करें, तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 20 मान लूँ, 21 को 20, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। अप्रॉक्सीमेटली लिख देता हूँ, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन किया। इसका मतलब 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आएगा। चेंज आएगा तो बढ़ेगा टेम्परेचर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो पहले कितने पे था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, अब 2.5 का चेंज आ गया, इसका मतलब 2.5 बढ़ गया, तो नया टेम्परेचर कितना आ गया, 20 प्लस 2.5, दैट इज 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर बढ़ गया, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गया, 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपन ने हीट डेवलप करी है 10,000 जूल्स या फिर इतने कैलोरी, ये पानी को 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर सकती है, बस इतनी ही हीट डेवलप कर पाए। तो एक अंदाज लग गया होगा तुमको कि 10,000 जूल्स मतलब 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के काम में आती है। अगर और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है रूम का, तो फिर तुम्हें और ज़्यादा देर तक, ठीक है, और ज़्यादा देर तक इस हीटर को चलाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी देर तक चलाओगे, ज़्यादा टाइम ज़्यादा लोगे, उतनी ज़्यादा हीट डेवलप होगी, क्योंकि टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हीटर को यदि अपन बहुत देर तक जलाते हैं तो रूम क्या होता है, एकदम गर्म हो जाता है काफ़ी देर बाद, ठीक है। तो नोट कर लें इसको। हाँ, तो आगे देखें, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन यह है कि ऑन ए बल्ब 220 वोल्ट, 100 वाट इज रिटन। बल्ब के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 220 वोल्ट और 100 वाट। इट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट्स, हाउ मच पावर इज यूटिलाइज्ड इन वाट्स। कितनी पावर वो खर्च करेगा वाट्स में। तो सबसे पहली चीज बल्ब पे लिखा है, तो बल्ब पे क्या लिखा है, तो ये दो शब्द हैं, ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। हम वोल्ट और वॉट एक जैसी यूनिट रखती है। वोल्ट वोल्टेज है, जो घर में प्लग होता है, सब प्लग, उस प्लग में हम जो है वो ये ऐसी जो रहती है, इसको लगा देते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये जो प्लग है, इसको हम इसके अंदर जिसमें लगाते हैं, इसमें वोल्टेज आता है। तो सरकार जो वोल्टेज भारत में देती है वो 220 वोल्ट के आसपास देती है, 220 के आसपास। तो यहाँ जो मिलेगा इट इज 220 वोल्ट, ठीक है। अब ये कितनी सप्लाई है, ये अलग अलग देशों में अलग अलग है। जैसे अमेरिका में 110 वोल्ट्स है। हम चाहें तो इसकी जगह बैटरी यूज कर सकते हैं। तो बैटरी इज डीसी, तो जैसे ये वाली एक बैटरी लगा दी मैंने, तो इस बैटरी का वोल्टेज के ऊपर लिखा हुआ 12 वोल्ट की बैटरी है। तो जनरली हम ये जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, ये हीटिंग इफेक्ट, वो डीसी में पढ़ रहे हैं। एसी हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, 12th क्लास में आता। तो तुम ऐसा मानो कि हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। अब ये बैटरी जो है वो जितने भी वोल्ट की है, तो ये बोल रहा है कि बल्ब 100 वाट का है और 220 वोल्ट पे चलने के लिए बनाया गया। अब क्या हुआ कि उसको हमने 110 वोल्ट्स पे लगा दिया। तो ये 100 वाट जो है, वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो ये इतनी शक्ति यूज करता, पावर है उसकी। इसका मतलब इतनी रोशनी फेंकेगा या फिर इतनी हीट फेंकेगा पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि वॉट मतलब क्या है, वॉट इज जूल्स पर सेकेंड, और जूल्स ऊर्जा की इकाई, एनर्जी है, इट इज जूल्स पर सेकेंड। तो 1 वॉट इज 1 जूल पर सेकेंड। यानी जो बल्ब है
1 जूल एनर्जी, चाहे हीट के फॉर्म में फेंके चाहे लाइट के फॉर्म में फेंके, अगर 1 सेकंड में फेंकता है इसका मतलब वो 1 वॉट का है। और अगर किसी ने बोला 100 वॉट का बल्ब है, इसका मतलब वो 100 जूल्स ऑफ एनर्जी हर सेकंड फेंक देता है। और लगता किसके वोल्टेज पे है, तो 220 वोल्ट पे लगाया गया। अब क्वेश्चन ये है कि बल्ब पे क्या ऐसा लिखा रहता है, तो अपन चेक करते हैं। ये मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है। अब इस बल्ब को मैं दिखाता हूं आपको पास से, इसके ऊपर पढ़े क्या लिखा हुआ है। तो ये जो बल्ब है इसके ऊपर यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे पहले सीधा कर लूं तो अब ये सीधा करके देखिए आप क्या लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है एलईडी, सूर्य एलईडी 9 वॉट 900 LM, LM इन लूमेन। उसके नीचे देखिए ध्यान से, उसके नीचे लिखा है 220-240 वोल्ट। इसका मतलब ये बल्ब 220-240 वोल्ट पे चलने के लिए बना है। और नीचे 50 हर्ट्ज लिखा है, Z 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चलता है, ऐसा दिखा है, जो कि AC करंट के लिए फ्रीक्वेंसी होती है। DC में कोई फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है। तो ये 220 से 240 वोल्ट पे चलने के लिए बना है और 9 वॉट का बल्ब है, ठीक है। लेकिन यहां जो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर जो वोल्टेज है या जो वोल्टेज है वो हम इस बल्ब की नहीं ले रहे, बच गया। हम जो बल्ब की ले रहे हैं वो बल्ब जो है वो ये वाला बल्ब है, ठीक है। अब ये जो बल्ब पुराने जमाने का जिसको अपन बोलते हैं, ये अभी मैं खरीद के लाया इसको, तो इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर एक फिलामेंट दिखेगा आपको। तो ये फिलामेंट गर्म हो जाता है और ये फिलामेंट क्या करता है कि हीटिंग इफेक्ट शो करता है, ठीक है। दिख रहा है फिलामेंट। अब इसके ऊपर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर पढ़ने में आ रहा हो तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ये कितने वोल्ट और कितने वॉट का है। तो ये 100 वॉट का बल्ब है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है मेरे को 100 वॉट का बल्ब है और चूंकि भारत में चलने के लिए बना है तो 220 वोल्ट के लिए बना है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो फिलामेंट है इस पे लिखा क्या है। तो इसने लिखा है कि 220 वोल्ट, इसका मतलब ये बल्ब 220 वोल्ट पर चलाया जाना चाहिए, ठीक है, चलाया जाना चाहिए। मीनिंग समझ में आया? 220 वोल्ट पे चलाना चाहिए। अगर चलाते हो तो ये 100 वॉट की रोशनी देगा, 100 वॉट की रोशनी या फिर हीट, दोनों में से कुछ भी दे सकता है, दोनों मिक्स भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे शब्द भारत में चलते हैं क्या, चलाना चाहिए, चलाया जाना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं चलता। वैसे मान लो कि अपने यहाँ कहीं लिखा है कि यहां साइकिल खड़ी करना मना है, इसका मतलब अपन क्या समझते हैं भारत में कि यहां पे साइकिल स्टैंड है, जहां साइकिल खड़ी करना मना है मतलब उसी के नीचे साइकिल लगानी है हमको, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, साइकिल 220 वोल्ट पे से चलाया जाना चाहिए। अब कौन सुनेगा 220 पे, कोई ज्यादा पे चला देगा, कम पे चला देगा। अब इस क्वेश्चन में उसको क्या किया, उसने 110 वोल्ट पे चला दिया। उसको लिखा था 220 पे चलाना चाहिए लेकिन उसने 110 पे चला दिया। अब क्या होगा, तो 3 केस हो सकते हैं। क्या, यदि हमने उसको 220 वोल्ट पे ही चलाया, बात मान ली, अच्छे बच्चे अपन, गुड बॉय, तो गुड बॉय ने बात मान के कितने पे चलाई, 220 वोल्ट पे, तो ये तुम्हें 100 वॉट की ही रोशनी देगा जो कि लिखी गई है, यानी कमरे में 100 वॉट जितना उजाला हो जाएगा। लेकिन यदि तुमने इसको कम पे चलाया, तो सपोज 110 वोल्ट पे चलाया, तो क्या ये चलेगा, तो उसका आंसर है हाँ चलेगा, लेकिन अब ये उतनी रोशनी नहीं देगा जितनी पहले देता था। तो तुमने इसका वोल्टेज कितना कर दिया, पहले के मुकाबले तुमने इसका वोल्टेज कर दिया आधा, दिख रहा, आधा वोल्टेज कर दिया। तो अब ये कितनी रोशनी देगा, आधी नहीं, आधी रोशनी नहीं देगा। यहां देखें कितनी रोशनी देता है, वो हम इस फॉर्मूले से पता करेंगे, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, ठीक है। तो यहां पे देखें पावर 1 अपॉन पावर 2 इज इक्वल टू वोल्टेज 1 का स्क्वायर अपॉन वोल्टेज 2 का स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे फॉर्मूला बनाया मैंने, पावर 1 वोल्टेज 1 रेजिस्टेंस तो आर ही रहेगा, और ऐसा का ऐसा मैंने एक दूसरा बना लिया, पावर 2 इक्वल टू वोल्टेज 2 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब चेंज नहीं होने वाला क्योंकि बल्ब भी वही है। अब इसके अपॉन में जब इसको लेके आओगे तो P1 अपॉन P2, आर से आर कट जाएगा, V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, ऐसा बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले पावर देता था वो 100 वॉट की, अब कितने की देगा पूछा है, और पहले हम उसको चलाते थे 220 वोल्ट पे, अब हम उसको चला रहे हैं कितने पे, 110 वोल्ट पे, तो स्क्वायर लगे हुए। ये स्क्वायर कॉमन करके मैं इसको काट दूं
ऐसा कर लूँ कॉमन 220 अपॉन 110 और इसको काट दूँ 2 बार, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो गया 100 और ये हो गया P2 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, तो पावर 2 विल बी ऑफ 25 वॉट्स। मात्र 25 वॉट की रोशनी देगा, यानी इससे 1/4 रोशनी हो जाएगी यदि तुमने उसको आधी वोल्टेज कर दिया, तो ये 25 वॉट की रोशनी देगा। ऐसा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अगर तुमने ज्यादा पे चलाया, कम पे चलाया, तो कम रोशनी देगा, लेकिन स्क्वायर टाइम्स कम हो जाता है। जैसे यहां पे सीधे देखें, वोल्टेज हुआ आधा, वोल्टेज क्या हुआ V से आधा, तो पावर क्या हुई उसके स्क्वायर टाइम्स, तो पावर हुई P से P/4, 1/4 ही रह गई, तो एक 100 वॉट का बल्ब 4 टाइम्स कम हो गया, 25 वॉट हो गया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि यदि अपन उससे ज्यादा से चलाएं तो क्या होगा, तो थोड़ा बहुत ज्यादा से चलाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें लिखा था 220 से 240, 10-20 से आगे बढ़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि तुमने उसको 300 वोल्ट पे चलाने की कोशिश करी या 500 वोल्ट पे चलाने की कोशिश करी, तो उसमें इतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा कि वो बल्ब शॉर्ट हो जाएगा और उसके अंदर फिर लाइट नहीं चलेगी। बल्ब क्या हो जाएगा, ज्यादा हीटिंग इफेक्ट के कारण बल्ब विल गेट डैमेज्ड। ठीक है, उसका फिलामेंट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसे में ज्यादा वोल्टेज पे नहीं चलाना चाहिए, रिकमेंडेड वोल्टेज पे चलाना चाहिए। कम पे चला सकते हो लेकिन फायदा नहीं है, और डैमेज करना है तो फिर हम उसको ज्यादा वोल्टेज चलाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुई क्वेश्चन। अब एक सवाल ये होता है कि जब वो बोल रहा है कि 220 पे चलाओगे तो 100 वॉट की रोशनी देगा, तो ना तो यहां पे चलाना कंपलसरी है, और नहीं अगर अपन इस पे चलाएंगे तो उतनी रोशनी नहीं मिलेगी, कम रोशनी मिलेगी, तो फिर ये लिखने का फायदा क्या है, इससे अपने को क्या डेटा मिलने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो बल्ब है, इस बल्ब का जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट लगा रहता है, ये फिलामेंट का रेजिस्टेंस फिक्स होता है। तुम इसको कम पे चलाओ, ज्यादा पे चलाओ या मत चलाओ, इसका रेजिस्टेंस क्या है, फिक्स है। और रेजिस्टेंस यदि फिक्स है तो हम बल्ब के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और बल्ब को एक तरफ रख देंगे, उस रेजिस्टेंस को ही क्वेश्चन जैसा सॉल्व कर देंगे, जैसे कि अपन अभी तक करते आ रहे थे सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन। तो क्या समझ में आया कि बल्ब का यदि क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो बल्ब के क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना उसका। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइंड द रेजिस्टेंस, लेकिन किस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस निकालें, तो इसके अंदर ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस निकलता है, पावर इक्वल टू V² बार, तो R इज इक्वल टू V²/P, इससे हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे बल्ब का। तो ये याद रखना, बल्ब के क्वेश्चन में इससे रेजिस्टेंस निकाला। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में वो बोलता कि जो बल्ब दिया हुआ है, यही बल्ब, यही वाला बल्ब, इस बल्ब में जो फिलामेंट लगा इसका रेजिस्टेंस क्या है पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या है तो हम इससे निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर, रिकमेंडेड वोल्टेज का स्क्वायर, कि 220 पे चलाना, 220 का स्क्वायर, और कितनी पावर देगा वो 100। तो इसको अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो ये 484 होगा, 484 0 और नीचे फिर से 2 0, ये कैंसिल आउट हो गए, इसका मतलब 484 ओम्स का है। अब ये जो रेजिस्टेंस है 484 ओम्स का है, यदि तुमने 220 पे चलाया तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, 484 ओम्स। ठीक है, अगर तुमने उसको कम पे चलाया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस इज 484 ओम्स। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस तो वायर का है, चलाना है नहीं चलाना तुम्हारे हाथ में। और यदि तुमने ज्यादा पे चलाया तो भी रेजिस्टेंस 484 ओम्स, और तुमने नहीं चलाया तो भी रेजिस्टेंस उसका 484 ओम्स। ठीक है, तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकाल लेंगे। क्लियर हुआ है बल्ब के क्वेश्चन कैसे करने हैं? ठीक है, नोट करें इसको फटाफट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इफ 10 bulbs of 60 watts each are used in homes for 5 hours then how much electricity is consumed। इसका मतलब क्या है कि ये जैसे मान लो कि सपोज ये 60 वॉट का बल्ब होता और ऐसे हमारे पास 10 बल्ब लगा दिए और हमने बल्ब में लगा दिए कमरों के अंदर और इनको ऑन कर दिया कितने देर के लिए, 5 घंटे के लिए। तो हमको ये बताना है कि कितनी बिजली खर्च होगी, क्योंकि जितनी बिजली खर्च होगी उस हिसाब से बिल आएगा। तो बिजली जो खर्च होती है और जो बिल आता है, जैसे कि ये मेरे पास एक बिल आया हुआ है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। तो आप इसको अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर यहाँ पे कहीं पे लिखा रहता है कि कितने वॉट आपने खर्च करी है। तो बेसिकली यहाँ पे
मैंने जो बिजली खर्च करी है इस महीने वो 3000 वॉट इसमें लिखा है कि आपकी मैक्सिमम यूनिट्स हैं, मैक्सिमम पावर यूज कर सकते हो, और कहां से कहां तक खर्च करी है तो इस जगह पे रीडिंग दे रखी है। तो यहां पे देखिए रीडिंग दे रखी है 1807, ठीक है, ये मीटर की रीडिंग है, और इसके पहले रीडिंग थी 1613, ये इसकी ओल्ड रीडिंग है, और ये वाली क्या है, इसकी न्यू रीडिंग। अब मैंने क्या किया कि ओल्ड रीडिंग में से न्यू रीडिंग हटा दी, तो मुझे पता पड़ा कि मैंने टोटल कितने यूनिट्स बिजली खर्च करी है। तो इसके अंदर जो टोटल यूनिट्स खर्च हुए हैं वो 194, ये 4 और ये 90, तो 194 यूनिट्स, करीब करीब मैंने 200 यूनिट्स बिजली खर्च करी है, ठीक है। अब मान ले कि एक यूनिट यदि 5 रुपए की आती है तो फिर मेरा बिल कितने का आएगा, 2200 इंटू 5, इसका मतलब 1000 रुपए का बिल आएगा, और कुछ टैक्स लगेगा वो अलग, ठीक है। तो अपने को कैसे पता पड़ेगा कि हमने कितने यूनिट बिजली खर्च करी है, और ये यूनिट मतलब होता क्या है, और ये यूनिट किसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसका यूनिट शब्द समझें, यूनिट किसको बोलते हैं ये लोग। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 BOT, ये इसका फुल फॉर्म है, इट इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको अपन शॉर्ट में सिर्फ यूनिट बोल देते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन को स्टेशन बोल देते हैं ऐसा, तो इसको अपन यूनिट बोल देते हैं, जबकि ये है क्या, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ट्रेड यानी व्यवसाय, तो जब अपन व्यवसाय कर रहे हैं इसका मतलब बिजली खरीद रहे बेच रहे, तो जो यूनिट इस्तेमाल होगी वो क्या होगी, दैट विल बी 1 यूनिट, फुल फॉर्म इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब इसका मीनिंग क्या होता, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर, इसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। वॉट शब्द तो तुमको पता ही है, किलो मतलब क्या हुआ, तो 1000 हो जाते हैं किलो में, तो 1000 वॉट आवर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट बिजली। तो बिजली जो खर्च हुई वो कितनी हुई, 1 यूनिट, यदि 1000 वॉट आवर्स हमने बिजली ले ली। मीनिंग क्या है इसका, इसका मीनिंग ये है कि यदि हमने 1000 वॉट का बल्ब 1 घंटे जलाया तो 1000 वॉट आवर्स खर्च हो गए, और 1000 वॉट आवर्स खर्च हो गए तो हमने बोला 1 यूनिट बिजली खर्च हुई। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि 1000 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का है मेरे पास, तो अगर मैंने 500 वॉट का बल्ब जलाया, ठीक है, और उसे कितने घंटे जलाऊं कि 1000 वॉट आवर्स खर्च हो जाए, तो 500 वॉट का बल्ब यदि 2 घंटे जलाएंगे तो 1000 वॉट आवर्स खर्च हो जाएंगे, तो भी उतने ही यूनिट बिजली खर्च होगी जितने पहले हुई थी। 1000 वॉट का एक ही जला लो या 500 वॉट के 2 जला लो, बात तो एक ही है ना, 1000 वॉट तो तभी खर्च कर रहा हूं। अब अगर मान लो मेरे पास 100 वॉट का बल्ब है, तो 100 वॉट का बल्ब कितने घंटे जलाना पड़ेगा, 10 घंटे, तब जाके मल्टीप्लीकेशन 1000 हो जाना चाहिए। 1000 अगर मल्टीप्लीकेशन हो गया तो इतने वॉट आवर्स यानी कि 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। अब मान लो कि मेरे पास 100 वॉट के बल्ब नहीं है, 10 घंटे नहीं जलाना, लेकिन 100 वॉट के यदि मैंने 10 बल्ब्स जलाए, और कितने घंटे जलाए, 1 घंटे जलाए, तो बात तो वही हुई ना, 100 वॉट के 10 बल्ब यानी कि 1000 वॉट का एक बल्ब, और जलाया 1 घंटे, तो 1000 वॉट का बल्ब 1 घंटे जला तो भी क्या हुआ, 1 यूनिट बिजली खर्च हुई। ये समझ में आ रही बात, 100 वॉट के 10 बल्ब बोलो या 1000 वॉट का एक ही बल्ब बोलो, बात एक ही है, और 1 घंटे जलाया तो ये भी 1 घंटे जलाया, इसलिए दोनों में यूनिट्स बराबर आ रही। अब ये बताएं कि यदि 100 वॉट का बल्ब है और कितने बल्ब हैं, 5 बल्ब हैं, और इसको हमने 20 घंटे जलाया, तो ये बताएं कितने यूनिट बिजली खर्च होगी। तो 100 वॉट के 5 बल्ब, इसका मतलब बेसिकली हम मल्टीप्लीकेशन ही तो कर रहे हैं यहाँ पे, 1000 इंटू 1 इज 1000, 500 इंटू 2 इज 1000, 100 इंटू 10 इज 1000, 100 इंटू 10 इंटू 1 इज 1000, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। 100 वॉट के 5 बल्ब यानी 500 वॉट का एक बल्ब, तो 500 वॉट हो गए, 500 वॉट और कितने घंटे, 20 घंटे, तो ये कितना हो गया, 5 इंटू 10 दैट इज 1000 वॉट आवर, इसका मतलब फिर वही आ गया, 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं हमेशा 1 यूनिट बिजली खर्च होगा, तुम इसको 40 घंटे जलाओगे तो ये डबल हो जाएगा, और डबल हो जाएगा तो यहाँ पे 2000 हो जाएगा, और 2000 हो जाएगा तो ये कितने यूनिट बिजली खर्च हो जाएगी, 2 यूनिट बिजली खर्च। अब 2 यूनिट के पैसे लगने लगेंगे। क्लियर हुई बात। तो 1 यूनिट
इज व्हाट, 1 यूनिट इज 1000 वॉट आवर या फिर 1 किलोवाट आवर। अब क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि यहां पे ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने बोला है कि 10 बल्ब्स हैं, ठीक है, 60 वॉट के और 5 घंटे जलाते हैं। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन हो गया ना, कितने वॉट के बल्ब हैं, तो ईच बल्ब इज ऑफ 60 वॉट। तो हमने पहले क्या लिखा था 60, तो ईच बल्ब इज ऑफ 60 वॉट, ठीक, इनटू कितने बल्ब्स हैं, तो 10 बल्ब्स हैं, तो यहां पे 10 बल्ब्स इनटू वॉट, इनटू कितने घंटे चलाते हैं, 5 आवर्स, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5 इंटू दिस इज 5 6 30 और 1 0 और 1 0, 2 0 और इतने वॉट, यहां से वॉट आया है और ये आवर्स, यहां से आवर्स आया, इतने वॉट आवर्स चला। अब हमको ये पता है कि 1000 वॉट आवर्स यानी 1 यूनिट होती है। उसने पूछा कितने यूनिट बिजली खर्च होगी, तो हमने ये बोला कि इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1000 से डिवाइड कर देने से आएगा 3 यूनिट्स या फिर 3 किलो वॉट आवर। तो ये इसका आंसर, 3 यूनिट्स या 3 किलो वॉट आवर्स। क्लियर हो गया है, नोट कर लें फटाफट। अब उसके बाद क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट 1 यूनिट इनटू जूल्स। जूल्स में कन्वर्ट करना है हमको, जूल्स में कन्वर्ट करना है। तो पहली चीज हमको ये पता है कि 1 यूनिट इज 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसका मतलब 1 यूनिट इज व्हाट, इट इज 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट एनर्जी 1 घंटे के लिए यूज करेंगे तो 1 किलोवाट आवर आएगा। किलो का हमको पता है कि 1000 हो जाता है, तो इट इज 1000 वॉट आवर्स, ठीक है। इसका मतलब 1000 वॉट एनर्जी 1 घंटे के लिए यूज करेंगे, 1000 पावर, तो 1000 इंटू आवर जो है उसको कन्वर्ट करेंगे हम 60 मिनट्स। 1 आवर है 60 मिनट्स एंड ईच मिनट है 60 सेकेंड्स। तो अब ये वाट तो ऐसा कैसे ही रह गया वॉट, लेकिन ये जो आवर है ये 60 इंटू 60 होने से काय में चला गया सेकेंड्स। अब यहां पे आ गया वॉट सेकेंड। अब वॉट सेकेंड क्या होता है, तो हमको ऐसा पता है कि पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और पावर को हम काय में नापते हैं वॉट में, और वर्क को हम काय में नापते हैं तो जूल्स में, और टाइम को हम काय में नापते हैं सेकेंड्स में। तो यदि हम वॉट इंटू सेकेंड लिख रहे हैं, वॉट इंटू सेकेंड लिख रहे हैं, इसका मतलब हम जूल्स से लिख रहे हैं, क्योंकि वॉट इंटू सेकेंड इज जूल्स। तो ये जो वॉट इंटू सेकेंड है इसकी जगह हम जूल्स लिख सकते हैं। अब यहां पे क्या हुआ, 6 इंटू 6 इज 36 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 0, इसलिए पावर 5, और इसको हमने क्या लिख दिया, जूल्स। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल्स, ठीक है। तो 1 किलो वॉट आवर इज 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल्स। याद रखना है, या फिर याद नहीं रहता डिराइव कर लेना। तो 1 किलो वॉट आवर 3.6 10 टू दी पावर 6, ठीक है, इतने जूल्स एनर्जी होती है 1 यूनिट के अंदर, ठीक है। नोट कर लेना फटाफट। ये देखिए एक बिजली का बिल निकालने का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि देयर इज अ हाउस विच इज फिटेड विथ 20 लैंप्स। 20 तो उसमें लैंप लगे हैं, और लैंप का वॉटेज क्या, 60 वॉट का है सब, हर बल्ब। 10 फैंस, 10 फैन लगे, 0.5 एम्पियर का करंट लेते हैं। इलेक्ट्रिक केटल ऑफ रेजिस्टेंस 110 ohms। इफ एनर्जी सप्लाइड है 220 वोल्ट्स, एनर्जी जो सप्लाइड हो रही है घर की 220 वोल्ट पे, एंड कॉस्ट ₹5 पर यूनिट, और 5 रुपए प्रति यूनिट खर्चा आता है। तो कैलकुलेट द बिल ऑफ द मंथ जून। और ये बता दिया है कि सारे लैंप्स 5 घंटे पर आवर चलते हैं, और फैंस 2 आवर्स पर डे चलते हैं, और इलेक्ट्रिक केटल 1 घंटा पर डे चलती है।
डेली चलती है पूरे महीने भर। अब इसका हमको बिजली का बिल निकालना, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे ऐसी, सीरियल नंबर, आइटम का नाम, कितने वॉट का है, कितने हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करने से टोटल वॉट्स, कितने कितने घंटे चलते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करने से वॉट आवर्स, फिर वॉट आवर्स को जोड़ देंगे तो यहाँ पे टोटल वॉट आवर्स आ जाएंगे, जिसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने यूनिट बिजली खर्च हुई ये पता पड़ जाएगी, और वो 5 रुपए के हिसाब से कितना बिल आएगा इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं अपन उसको। सबसे पहले सीरियल नंबर 1, सबसे पहले क्या चीज़ है हमारे पास, तो हमारे पास लैंप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया लैंप्स, कितने लैंप्स हैं और कितने वॉट के हैं, तो सभी 60 वॉट के, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 60 वॉट के। ठीक, उसके बाद कितने हैं, तो 20 है, यहाँ लिखा है 20 है। उसके बाद टोटल वॉट कितने हो गए, तो अगर 60 वॉट के 20 हैं तो दिस इनटू दिस, तो 1200 टोटल वॉट्स हो गए हमारे पास, ये टोटल वॉट्स हो गए। कितने घंटे जलते हैं, तो लैंप उसने लिखा है कि लैंप 5 घंटे पर डे जलते हैं लैंप, तो ये 5 घंटे पर डे चला। अब 5 घंटे पर डे चला तो वॉट इंटू आवर्स, इस वॉट आवर्स, तो दिस इंटू दिस करेंगे तो इट इज 6000 वॉट आवर। ठीक है, अब इसको यहाँ छोड़ दिया, अभी फिर सेकंड वाली लाइन बना रहे हैं अपन। नंबर 2 पे क्या है उसके पास, नंबर 2 पे फैंस, पंखे हैं। अब पंखे कितने हैं, तो दिखा है 10 पंखे हैं, और कितने कितने वॉट के हैं, तो उसने ऐसा नहीं लिखा, उसने बोला कि 0.5 एम्पियर का करंट लेते हैं, जबकि हमें तो यहाँ पे वॉट चाहिए, वॉट यानी पावर। तो पावर का कोई करंट में रिलेशन है क्या, तो ये रिलेशन है पावर इज इक्वल टू वी आई। अब जब पावर इज इक्वल टू वी आई है तो हम ये बोलेंगे कि फैन के लिए पावर्स निकालनी है। ठीक है, फैन के लिए पावर निकालनी है, तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो पावर इज इक्वल टू किस वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसने बता दिया सभी चीजें 220 वोल्ट पे ही ऑपरेट हो रही हैं, तो ये हम यहाँ पे लिखा 220, और करंट उसने लिया 0.5, पॉइंट हटा 10 नीचे आए, ये 0 से 0 कैंसिल, इट इज 22 इंटू 5, 22 इंटू 5 इज 110 वॉट्स। इसका मतलब एक पंखा जो है वो 110 वॉट का। ठीक है, वॉट इज समझ में निकाल लिया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि जो फैन है वो कितने वॉट का है, वो 110 वॉट का, ये 110 वॉट। कितने फैन है भाई, तो टोटल 10 फैन है, तो टोटल वॉट कितने हो गए, 1100 वॉट्स। अब वो कितनी देर चलते हैं, तो उसने बोला है कि फैन जो चलते हैं वो 2 घंटे अप्रॉक्सीमेटली रोज चलते हैं, तो ये 2 आवर्स। यदि 2 आवर्स हैं तो कुल मिला के कितना वॉट आवर खर्च कर रहे हैं, तो 2200 वॉट आवर खर्च कर रहे हैं, ये वॉट आवर्स बाद में जोड़ देंगे इसको। अब तीसरे नंबर पे देखें कि तीसरे नंबर पे हमारे पास एक हीटर है। ठीक है ना, ऐसे ही दिया उसने, इलेक्ट्रिक केटल है, सॉरी, तो इलेक्ट्रिक केटल, KETTLE, इलेक्ट्रिक केटल। अब उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक केटल जो होता है उसका रेजिस्टेंस 110 ओम्स। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, 110 ओम्स। हमें तो वॉट चाहिए, तो वॉट चाहिए तो क्या रेजिस्टेंस है तो वॉट निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक केटल के लिए निकाला, केटल के लिए क्या निकाला, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज कितने पे चलाना उसको, 220, तो 220 इंटू 220, और रेजिस्टेंस कितना उसका, तो उसका रेजिस्टेंस केटल का दे रखा उसने 110 ओम्स, कहीं दिया है ना यहाँ पे, कहाँ गया भाई, इलेक्ट्रिक केटल और रेजिस्टेंस 110 ओम्स, तो ये 110 ओम्स का, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो कुल मिला के उसकी पावर कितनी हो गई, 440 वॉट। तो ये 440 वॉट की केटल है, तो यहाँ लिख दिया 440 वॉट, वॉट है ये, वोल्ट नहीं। कितनी है, एक ही है, एक जलेगी तो कितना खर्चा देगी, उतना ही 440 वॉट्स लगेंगे इसके अंदर। कितनी देर तक जलाते हैं इसको हम, तो 1 ही घंटा जलाते हैं, 1 घंटा जलाते हैं तो 1 घंटा, इसमें इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 440 वॉट आवर। ये इतने वॉट आवर, ये इतने वॉट आवर, ये इतने वॉट आवर कंज्यूम करते हैं, टोटल कितना करती है, टोटल जोड़ दो इसको, तो ये लास्ट में आ गया हमारे पास 0, फिर उसके बाद ये वाला हो गया हमारे पास 4, फिर उसके बाद 4 + 2 = 6, और उसके बाद 6 + 2 = 8।
8640 वॉट आवर्स एक दिन में खर्चा हो रहा है ये। ठीक है, 30 डेज का निकालना है, क्योंकि यहां पे दिया है कि जून में, और जून में हमको पता है कि 30 दिन होते हैं। जुलाई देगा तो उसके हिसाब से देख लेना जितने दिन हो, कभी 31 31 हो तो 31 का मल्टीप्लाई कर देना, दिसंबर में होंगे 31। अब इसमें से जब 1000 का डिवाइड करेंगे तो ये वॉट आवर का में चले जाएंगे किलो वॉट आवर में, तो इट विल बी 8.64। इतने यूनिट्स बिजली डेली खर्च होती। ठीक है, इतने यूनिट्स बिजली डेली खर्च होती। अब वो ये बोल रहा है कि मंथ का बिल बनाओ, तो मंथ का बिल बनाओ तो हमको ये पता है कि 30 दिन है उसके अंदर, और हर दिन जो है वो 8.64 यूनिट्स खर्च होती हैं। तो टोटल कितने यूनिट्स खर्च होगी आ जाएगा, और ये जो टोटल यूनिट्स खर्च होंगी ये 5 रुपए के हिसाब से हमें देनी है। तो 5 रुपए के हिसाब से हमें कितना पैसा लगेगा, इतने रुपीस, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसके आगे तुम कर लेना, नोट कर लो, सॉल्व करो, मैं आंसर बता रहा हूं तुमको थोड़ी देर में। नोट कर लें। टू 59.2 यूनिट्स खर्च हो रही हैं, और 259.2 को यदि अपन 260 ले लेते हैं तो इनटू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1300 के आसपास आएगा, और एग्जैक्ट यदि निकालना है तो वो 1296 आएगा। तो 1296 रुपये, 1296 रुपीस का टोटल बिल आएगा। ठीक है, ओके, पॉज कर लो। और उसके बाद अपन ये पता कर रहे हैं कि अगर हम बल्ब्स को सीरीज में लगाएं या पैरेलल में लगाएं तो कितना कितना पावर कंज्यूम होगा, यदि एक की पावर P1 है, दूसरे की P2 है, तीसरे की P3 है। जैसे कि बल्ब लगा दो या फैन लगा दो, कुछ भी लगा दो, सीरीज में और पैरेलल में लगा देने से 100 वॉट के 2 बल्ब सीरीज में लगाएंगे कितनी पावर कंज्यूम करेंगे, और वही 100 वॉट के 2 बल्ब पैरेलल में लगा देंगे तो कितनी पावर कंज्यूम करेंगे। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा डेरिव करते हैं इसको। सीरीज में यदि लगा रखे हमने, तो सीरीज में लगाएंगे तो मान लें कि एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बोल दो या बल्ब बोल दो, इसको सीरीज में लगा दिया। अब सीरीज में लगा दिया तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है, ये वोल्टेज V लगा दिया। अब इसकी पावर यदि P1 है और इसकी पावर P2 है तो इनकी नेट पावर क्या है ये पता करना। ठीक है, हम इसको पैरेलल में भी लगा सकते थे इधर से इधर, अब सेकेंड टाइम पे लगा देंगे। तो अब सबसे पहली चीज, ये जो पावर कंज्यूम करने वाला है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट का पावर का फॉर्मूला क्या है, V² अपॉन R। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाऊं मैं कि पावर इज इक्वल टू I² R लगाऊं। अब इसके लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि सीरीज में करंट सेम होता है कि वोल्टेज। तो जब यहां से अपन देखेंगे तो जो करंट इसमें जा रहा होगा वही करंट इसमें जा रहा होगा, क्योंकि तो नदी बह रही है, सबके पास एक ही जैसा करंट आएगा। जबकि वोल्टेज में क्या होगा, इसके ऊपर वोल्टेज अलग, इसके ऊपर वोल्टेज अलग। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब सीरीज में हो तो ये फॉर्मूला यूज करना, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो पहले की जो पावर है वो पहले की पावर होगी I² R1, ये पहले की पावर। ठीक है, उसके बाद दूसरे की पावर क्या होगी, तो दूसरे की पावर होगी I² R2। यहां तक समझ में आई बात। अब वो ये बोल रहा है कि यदि इसको चेंज करके एक इक्विवेलेंट चीज लगा दें, ये इक्विवेलेंट, और सेम वोल्टेज से कनेक्ट कर दें, तो ये बताएं कि अब ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो करंट भी इसमें सेम जाना चाहिए, वोल्टेज भी इसमें सेम होनी चाहिए। लेकिन अगर इसका रेजिस्टेंस R1 है
और इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो हमको ये पता है कि जो नया आएगा R इक्विवेलेंट उसका रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2। क्यों? क्योंकि ये जो आया है ये सीरीज में R1 प्लस R2 ऐड हो जाते हैं, अपने ऐसा पढ़ा था सीरीज में, ठीक है। और पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल के अंदर 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे इस जगह पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो नया आया है उसकी पावर कितनी है, तो उसकी पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। पावर इक्विवेलेंट किसके बराबर है, V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट। लेकिन अगर अपन करंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो करंट के टर्म्स में हम कर रहे हैं तो हम इसको I स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट ले लेंगे, क्योंकि जब ये दोनों करंट के टर्म्स में लिया तो इसको भी ऐसे ही ले लेते हैं। अब उसके बाद हमें ये पता है कि पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I स्क्वायर। करंट इसमें रेजिस्टेंस इसमें कितना होगा, रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2, ठीक है। अब ये जो सेकंड नंबर की इक्वेशन है, थर्ड की इक्वेशन आई है, इसमें हम 1 और 2 से R1 और R2 की वैल्यू डालेंगे। तो R1 की वैल्यू इससे निकल के जो आ रही है वो आ रही है R1 इज इक्वल टू पावर 1 अपॉन I स्क्वायर, और इसी तरीके से नीचे R2 की वैल्यू आ रही है, R2 इज इक्वल टू पावर 2 अपॉन I स्क्वायर, और ये जो दोनों आ रहे हैं इसको हम यहाँ पे डालने वाले हैं। तो जब यहाँ डालेंगे तो पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I स्क्वायर, R1 की जगह हमने डाला पावर 1 अपॉन I स्क्वायर प्लस पावर 2 अपॉन I स्क्वायर। ये I स्क्वायर कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, पावर 1 प्लस पावर 2, ठीक है। तो अपन ये देख रहे हैं कि सीरीज और पैरेलल सर्किट में कितनी कितनी पावर कंज्यूम होती है। जैसे 100 वाट के दो बल्ब सीरीज में लगा दिए तो 100 वाट पावर कंज्यूम करेंगे, कि 200 करेंगे, कि 85 करेंगे। ऐसे पैरेलल में लगा देंगे तो कितना करेंगे। तो केस 1 देखें, सीरीज में लगाया, फिर केस 2 पैरेलल में। एक बल्ब लगा हुआ है R1 रेजिस्टेंस है उसका, V वोल्ट से लगा दिया तो उसमें पावर कितनी कंज्यूम करी, P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R1। सिमिलरली ये दूसरा बल्ब है, इस दूसरे बल्ब को हमने सीरीज इंडिविजुअली लगाया, तो इंडिविजुअली लगाया तो इसने पावर कितनी कंज्यूम करी, दैट इज V स्क्वायर बाय R2। दोनों में वोल्टेज क्यों सेम लिया मैंने, क्योंकि दोनों बल्ब सेम वोल्टेज पे ऑपरेट करने के लिए बनाए गए थे, ठीक। अब वो ये बोल रहा है कि यदि इन दोनों को सीरीज में लगा देंगे, सीरीज में लगाने का मतलब क्या है, ये इस तरीके से लगा दिया गया, तो इस तरीके से लगाने पर हमको ये बताना है कि ये नेट कितनी पावर कंज्यूम करेंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से लगा दिया तो नेट कितनी पावर कंज्यूम करेंगे। तो हमको ये पता है कि सीरीज में रेजिस्टेंस हो जाता R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस यदि R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और इसका वोल्टेज क्या है, V। अब ये पावर कितनी कंज्यूम करेगा सिस्टम, तो पावर V इज इक्वल टू P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट। ये समझ में आया तुमको भाई। ये जो दोनों मिल गए तो इनकी नेट पावर पता करनी है ना, नेट पावर कितनी कंज्यूम करेंगे दोनों मिलके, तो दैट इज पावर इक्विवेलेंट, और वोल्टेज सोर्स V स्क्वायर और R रेजिस्टेंस इनका इक्विवेलेंट। अब हमको ये पता है कि जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है, तो पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, या फिर इसमें क्या करते हैं, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट में इधर ले आता हूं थोड़ी देर के लिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इक्वल टू V स्क्वायर। अब पावर इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होगा 1/R1 प्लस 1/R2 विच इज इक्वल टू V स्क्वायर। अब इससे हमको क्या मिलेगा, पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1। R1 की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो R1 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, V स्क्वायर बाय P1। R2 की वैल्यू ऐसे निकाल लो, वो कितना हो रहा है, V स्क्वायर बाय P2। अब यहां पे उसको क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट सॉरी सीरीज में ना, सीरीज में R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2। अब R1 की जगह हम क्या लिख देंगे, दैट इज V स्क्वायर अपॉन P1 प्लस R2 की जगह क्या लिख देंगे, V स्क्वायर अपॉन P2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, विच इज इक्वल टू V स्क्वायर। इनमें से V स्क्वायर कॉमन निकल आएगा, तो P इक्विवेलेंट is 1/P1
प्लस 1/P2 इंटू वी स्क्वायर कॉमन विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, उधर 1 बचा, तो 1/P1 प्लस 1/P2 इज इक्वल टू, ये 1 के अपॉन में P इक्विवेलेंट जाएगा तो 1/P इक्विवेलेंट। इस फॉर्मूले से हमको पता पड़ जाएगा कितनी पावर कंज्यूम हो रही है। अब एक एग्जांपल लें, सपोज 100 वाट के दो बल्ब थे, 100 वाट एंड 100 वाट के दो बल्ब थे, और तुमने लगा दिया काय में इन बल्ब्स को सीरीज में ऐसे जोड़ दिया। अब हमको ये बताना है कितनी पावर यूज करेंगे, तो 1/100 प्लस 1/100 इज इक्वल टू 1/पावर इक्विवेलेंट, तो 1/पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 + 1 = 2/100, तो पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 50 वॉट्स। इसका मतलब ये दोनों यदि सीरीज में सेम सोर्स के साथ लगा दिए जाते हैं तो ये मात्र 50 वॉट की रोशनी देंगे, जबकि दो बल्ब लगा रखे हैं हमने सीरीज में। अब हुआ क्या, ऐसा क्यों हो गया, जब एक अकेला 100 वॉट की रोशनी दे देता है तो दो सीरीज में लगाने से कम क्यों हो रहा है? कम इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको रिकमेंडेड वोल्टेज थी V वोल्ट पे चलाने के लिए और इसको भी थी V वोल्ट पे चलाने के लिए, लेकिन तुमने क्या करा कि V वोल्ट टोटल दे दिया। जब टोटल दे दिया तो इसको V वोल्ट मिला ही नहीं, इसको कितना मिला, आधा, और इसको कितना मिला, आधा। और जब आधे आधे से चलेगा तो हमको ये पता है कि 1/4 टाइम्स उसकी पावर रह जाती है, पहले पढ़ा था। तो एक बल्ब 25 वाट का, दूसरी बल्ब भी 25 वाट का रोशनी देगा, तो दोनों मिला के कितने वाट की रोशनी देंगे, 50 वाट की। तो इसलिए यहाँ पे 50 वाट्स आ गया टोटल, ठीक है। तो जब सीरीज में लगाएंगे तो हमेशा पावर कम हो जाती है यदि वोल्टेज सोर्स का कांस्टेंट रखेंगे तो, ठीक है। नोट कर लें इसको। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पैरेलल में कितनी पावर कंज्यूम करेंगे। तो पैरेलल में मान लें कि एक इंडिविजुअल बल्ब लगाते हैं हम, ये इंडिविजुअल बल्ब, अब इसको हमने वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया V वोल्ट से, और इसका वोल्ट रेजिस्टेंस है R1। तो इसने जो पावर कंज्यूम करी वो करी V²/R1। इंडिविजुअल यदि वोल्टेज बैटरी दे रखी है तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करा करो रेजिस्टेंस निकालने के लिए, पहले भी लिखाया था मैंने, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू V²/R, पावर और रेजिस्टेंस इससे आ गया। दूसरा बल्ब यदि होगा, ये तो पहला बल्ब है, दूसरा बल्ब यदि होगा तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, उसका रेजिस्टेंस होगा R2, और हमने उसको लगा दिया V वोल्ट की बैटरी के साथ, तो उसने कितनी पावर कंज्यूम करी, V²/R2। अब हमने क्या किया कि ये दोनों बल्ब्स को पैरेलल में लगा दिया, पैरेलल में। तो पैरेलल में ये पहला बल्ब ऐसा और उसके जस्ट नीचे दूसरा बल्ब ऐसा, दोनों सिरों से जोड़ दिया ऐसा, और वोल्टेज सोर्स V का ही लगा दिया। अब क्या होगा कि इसका रेजिस्टेंस यदि R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो इस पूरे सिस्टम का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये दोनों मिला देंगे तो इन पूरे सिस्टम का जो रेजिस्टेंस है वो आएगा 1/R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसा अपने को पता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आएगा। अब हम ये पता करें कि नेट पावर कितनी यूज करेगा, तो पावर ये दोनों मिला के जो यूज करेंगे वो होगी पावर इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू V²/R इक्विवेलेंट। पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V²/R इक्विवेलेंट। अब क्या किया कि थोड़ी देर के लिए इसको पावर इक्विवेलेंट के साथ ही मैं R इक्विवेलेंट ले लेता हूं विच इज इक्वल टू V²। यहां तक समझ में आ रही बात। अब उसके बाद क्या किया कि पावर इक्विवेलेंट हमको निकालना है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू है। अच्छा, इसको न लें अच्छा है क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट है ना, तो 1/R इक्विवेलेंट इजीली सेट हो जाएगा वहां पे। तो पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V² इंटू 1/R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, इसको थोड़ा अलग करके लिख दिया। तो इसको हमने लिख दिया पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V² इंटू 1/R इक्विवेलेंट की जगह लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिख दिया 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। तो R1 की वैल्यू ऐसे निकालो, R1 इज इक्वल टू क्या, V²/P1, R2 की वैल्यू यहाँ से क्या, V²/P2, और ये जो R1 और R2 की वैल्यूज आ रही है, R1 और R2 की वैल्यूज, इसको उठा के यहाँ रखना, ठीक है। ये R2 में रख देना और ये वाला उठा के R1 में रख देना। तो पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V², ब्रैकेट में 1/R1 की जगह क्या लिखा, V² और अपॉन में P2 है, अपॉन में P1 है, P1 ऊपर चला जाएगा, P1 प्लस 1/R2 की जगह लिखेंगे, तो ये लिखेंगे दैट इज V² और ऊपर चला जाएगा P2। इन दोनों में से V² कॉमन,
तो पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, अंदर क्या बचा P1 प्लस P2, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हुआ P1 प्लस P2, ये काय में आता है पैरेलल। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि यदि हमने 100 वॉट के दो बल्ब लगा दिए पैरेलल में, 100 वॉट और 100 वॉट, तो कमरे में कितनी रोशनी मिलेगी, तो यदि V वोल्टेज के साथ इसको लगाया गया है तो कमरे में 100 प्लस 100 200 वॉट की रोशनी मिलेगी। तो 100 वॉट के दो बल्ब लगाए 200 वॉट की रोशनी मिल रही है, ऐसा होता है, अपने घर में भी देखा है, 100 वॉट के दो बल्ब लगाए तो 200 वॉट की रोशनी मिलती है। इसका मतलब घरों में जो कनेक्शन किया गया है वो सीरीज है कि पैरेलल है, तो आंसर है पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल में ही ऐड होके आंसर आता है। इसलिए जब अपन बहुत सारी लाइट्स एक साथ ऑन कर देते हैं तो सबकी पावर ऐड होने लग जाती है। जैसे अपन ने 10 क्वेश्चन करा था, 10 फैंस थे या 10 बल्ब्स थे, तो सबकी पावर क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी। 100 वॉट के 4 बल्ब जला दूंगा, 400 वॉट का खर्चा आने लगेगा। तो इसलिए इस फॉर्मूले को यूज करके वो लोग निकालते हैं, पावर 1 प्लस पावर 2 प्लस पावर 3 ऐड करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें 100 वॉट 200 वॉट होता है और इसको सीरीज में लगाते हैं तो 100 वॉट 50 वॉट ही कंज्यूम करता है। तो फिर हम घरों में बल्ब सीरीज में क्यों नहीं लगा लेते हैं? यदि हमने दो बल्ब सीरीज में लगा लिए 100 वॉट के, तो हमें क्या मिलेगा, 50 वॉट ही कंज्यूम होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 100 वॉट के जब दो बल्ब लगा लोगे तो तुम्हें सिर्फ 50 वॉट की ही रोशनी मिलेगी, और यदि तुमने पंखे ट्यूबलाइट सब लाइन से कनेक्ट कर दिए सीरीज में एक के बाद एक, और उसमें से एक कोई खराब हो गया तो पूरी की पूरी लाइन खराब हो जाएगी। जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं है। पैरेलल में मान लो कि ये वायर टूट जाए यहां से, तो भी इसका कनेक्शन पूरा है, इस वाले का देखो कनेक्शन पूरा है, तो ये बल्ब जलता रहेगा। तो एक बल्ब यदि शॉर्ट हो जाएगा तो दूसरा जलता रहेगा। लेकिन सीरीज में एक बल्ब भी शॉर्ट हो गया तो पूरी की पूरी लाइन गई। दूसरी चीज, वो सब मिलके भी उतनी रोशनी नहीं दे पाएंगे जितना अकेला दे पाता है, क्योंकि पावर कम हो जाती। अब ऐसा कैसा तुमने देखा होगा कि हम घरों में पैरेलल में लगाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा है जब हम सीरीज में यूज करते हैं, तो वो दिन कौन सा है, दीपावली। दीपावली में लगाते हैं ना सीरीज, तो उसके अंदर अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या होता है, सबके सब फ्यूज हो जाते हैं। दूसरी चीज, उसमें 100 बल्ब लगे रहते हैं लेकिन रोशनी कुछ नहीं देते। क्यों? क्योंकि पावर कम हो जाती है सीरीज में। इसलिए घरों में हमेशा पैरेलल में कनेक्शन किए जाते हैं, ये याद रखना है। हाउस होल्ड फिटिंग इज ऑलवेज इन पैरेलल। household fitting of circuits is always in parallel। घरों में जितनी भी चीजें लगी हैं, पंखे, ट्यूबलाइट, टीवी, एसी, सब के सब पैरेलल में लगे हुए एक दूसरे के साथ। ठीक है, नोट कर लें। अब इसके बाद जो है वो न्यूमेरिकल्स बचे हैं और शीट सॉल्व करनी बची है। तो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट पे और न्यूमेरिकल करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में डिजिटल बोर्ड पे। थ्योरी आज कंप्लीट हो गई है इसकी, कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर दिए अपन ने। ठीक है ना, चलिए।